आप सभी लोग देखते होंगे कि हर शाम 6 बजे आपकी एक मॉक टेस्ट की क्लास आती है। और इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। और इन क्वेश्चंस का पैटर्न आपके सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी, आईएएस और आपके स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कवर किए जाते हैं। और अगर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो इसमें से आप देखिए आपके एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करनी है, फिर आप लोगों को इस क्लास को देखना है। और इस तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर पढ़ पाएंगे। और जितने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट हो सके आप लोग लगाते रहिए, यही आपका स्कोर भी बढ़ाएंगे और आपकी तैयारी की जांच भी आप लोगों को इससे मालूम चलेगी। अभी तक हम लोग 14 टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका आप देखेंगे 15वां टेस्ट है। कौन सा है? 15वें नंबर का टेस्ट है। चलिए, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है आप लोगों को। और इसमें दो कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, यानी कि इन दोनों कथनों में से आप लोगों को सही कथन का चुनाव करना है। और क्वेश्चंस को अगर आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं ना, और अगर आप लोग समझ जाते हैं कि क्वेश्चंस की मांग क्या है, तो मुझे लगता है कि आपके पास और सब एक तरह से आप देखिए आसानी हो जाती है आपको उत्तर देने में उसका। पहला कथन कह रहा है कि कैक्टी तथा मांसलोभित शुष्क पर्यावरणीय पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। दूसरा कह रहा है कि कैक्टी पौधों के पत्ते कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं। बताइए, कैक्टी तथा मांसलोभित के मासल मसल पत्तों तथा तनों में जल संग्रहित कर रहता है, और जिससे यह शुष्क पर्यावरण के लिए अनुकूलित रहता है। पहला ठीक है इसमें। और आप देखेंगे कि ये अपने रंध्र को दिन में बंद कर लेते हैं और तथा कम बाष्पोत्सर्जन के लिए रात में खोलते हैं। और कैक्टी पौधों के पत्ते कांटों में परिवर्तित होकर जल खपत को कम करने में मददगार होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है कथन। दूसरा कैसा है? ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आप देखेंगे इसमें क्या लगाओगे आप लोग, एक दो दोनों सही है, और सही पूछा है तो एक और दो, यानी कि सी ऑप्शन आपका कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने दो कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इन दोनों कथनों में से आप लोगों को सही कथन का चुनाव करना है। और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए समय रहते हुए, कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी आप लोगों को हर हाल में पढ़ना है, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि क्षणभंगुर पौधे शुष्क मृदा तथा उच्च तापमान में जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रोसोपिस एक खजूर तथा एकेसिया एफीमेरल हैं। बताइए, वे पौधे जो शुष्क स्थिति को टालते हैं इफीमेरल कहलाते हैं, और ऐसे पौधे शुष्क मृदा और उच्च तापमान में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। पहला इसलिए आप देखें गलत है। और दरअसल राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में कई प्रकार के वार्षिक पौधे बीज से अंकुरित होकर अपना जीवन चक्र वर्षा ऋतु में तेजी से पूरा करते हैं तथा शुष्क ऋतु में आप देखिए बीजावस्था में जीवित रहते हैं। प्रोसोपिस खजूर तथा एक्केसिया इफीमेरल पौधे के उदाहरण हैं। इन पौधों की जड़ें गहरी एवं अपसारित होती हैं, जिसको शुष्क मौसम में जल पटल तक पहुंचकर गहरी भूमि से जल अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दूसरा तो ठीक है, पहला गलत है। लेकिन इसमें सही आपसे पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो आप लोग लगाएंगे केवल दो सही है ना, तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। और जब ओएमआर सीट में आप लोग गोला भरते हैं ना, आंसर लगाते हैं ना, वह भी आप लोगों को बड़ा ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि उसमें एक बार गलती हो जाती है तो सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए पहले से ही आप लोग सावधानी रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके नीचे तीन आप देखेंगे इसके नीचे 3 कथन दिए गए और नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इन तीनों में से आप लोगों को सही उत्तर क्या करना है? चुनाव करना है सही उत्तर का। पहला आपसे कह रहा है कि
आत्पोद्भिद उच्च तापमान में प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम हैं। दूसरा कह रहा है कि छाया रागी पौधों में प्रकाश संश्लेषण, शोषण तथा उपापचयी क्रियाओं की दर अधिक होती है। तीसरा कह रहा है कि फर्न एक छाया रागी पौधा है। ये आप देखेंगे कि आत्पोद्भिद पौधे वे पौधे होते हैं जो उच्च तापमान में भी प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और इसके अतिरिक्त उनके श्वसन क्रिया की दर भी उच्च होती है। पहला गलत है इसमें। छाया रागी अर्थात वे पौधे जो छाया सहनशील होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा उपापचयी क्रियाओं की दर कम होती है। दूसरा भी गलत है इसमें। क्या है? दूसरा भी गलत है। और आप देखें फर्न तथा अन्य शाकीय पौधे जो घने बेतानी वृक्षों के नीचे धरातल पर पाए जाते हैं वे छाया रागी या छाया सहनशील पौधे कहलाते हैं। और प्रत्येक पौधा एवं पौधा समुदाय विभिन्न प्रकाश तीव्रताओं के प्रति स्वयं को छाया सहनशील तथा प्रकाश अनुकूलित करता है। इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा, केवल तीसरा सही है। और सही इसमें पूछ रहा है तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है, यानी कि केवल 3, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें बी ऑप्शन लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें आपके सामने 2 कथन दिए गए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इन दोनों में से आप लोगों को सही कथन का चुनाव करना है। पहला कह रहे हैं कि समलक्षणी सुघट्यता विभिन्न प्रजातियों के बीच आवासीय भिन्नता है। दूसरा कह रहे हैं कि जीव की जीत संरचना तथा पारिस्थितिकी के बीच की अंतरक्रिया पारिस्थितिकी प्रारूप है। इनमें सही कौन है? समलक्षणी सुघट्यता से तात्पर्य आवास की स्थानीय स्थिति के कारण एकाकी जीवों की उत्पन्न हुई भिन्नता से है, ना कि प्रजातियों के बीच की आवासीय भिन्नता से। पहला तो गलत हो गया। तो और आप देखिए व्यापक रूप से वितरित जातियों से अनुवांशिक अनुकूलित जनसंख्या विकसित होती है और इस नई जनसंख्या को पारिस्थितिक प्रारूप कहते हैं। और आर्कटिक तथा शरीर क्रिया लक्षणों के आधार पर आप देखिए पारिस्थितिक प्रारूप परस्पर भिन्न होते हैं और किसी जाति का पारिस्थितिक प्रारूप एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी परस्पर जनन करने में सक्षम होते हैं और यह प्रारूप सहज रूप से पौधों तथा स्थानबद्ध प्राणियों में पाए जाते हैं। और जीव की जीनी संरचना तथा पारिस्थितिकी के बीच एक पारस्परिक क्रियाओं की भौतिक अभिव्यक्तता को समलक्षणी प्रारूप कहा जाता है। इसमें तो इसमें आप लोग देखेंगे दूसरा भी गलत था। क्या? दूसरा भी गलत था। तो इसमें आप लोगों ने लगाया होगा ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन कैसा होगा? बिल्कुल सही। इसमें आप लोग लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों का वह विशेष गुण जिसके द्वारा वे उपस्थित पर्यावरणीय स्थिति में अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं कहलाते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे कि जीवों का वह विशेष गुण जिसके द्वारा वे उपस्थित पर्यावरणीय स्थिति में अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? समायोजन, सुघट्यता, दशानुकूलन, अनुकूलता। तो ये कहलाता है अनुकूलता। क्या कहलाता है? अनुकूलता कहलाता है। किसी भी जीव की उपस्थिति पर्यावरणीय स्थिति में अपनी सक्रियता बनाए रखने के गुण को अनुकूलता कहते हैं। और कुछ प्राणियों में वितरण की सहनशीलता सीमा और वांछनीय सीमा में ऋतुनिष्ठ परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि किसी जीव का पर्यावरणीय कारक उसकी सहनशीलता की सीमा को पार कर जाता तो वह जीव स्वयं को विरामावस्था या फिर प्रवास या फिर दशानुकूलन की ओर ले जाता और इस तरह मंद गति से परिवर्तनशील वातावरण में धीरे धीरे शरीर क्रियात्मक अनुकूलन दशानुकूल कहलाता है। और प्राकृतिक वातावरण में आप देखिए जीवों द्वारा कई प्रकार की अनुकूलता दर्शाई जाती है। उदाहरण के लिए आर्कटिक शारीरिक क्रियात्मक तथा व्यवहार संबंधी। और जीवों में यह विशेष गुण प्रायः लंबे समय अंतराल के बाद प्राकृतिक वर्ण प्रक्रिया द्वारा विकसित होता है। तो इस तरह से आप देखें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कह रहा है कि जलीय पारितंत्र में फास्फोरस की अधिक मात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जलीय पारितंत्र में फास्फोरस की अधिक मात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार ही करना है।
और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। इन 3 कथनों में से आप लोगों को सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि यह जलीय तंत्र में पोषक तत्वों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कह रहा है कि यह जहरीले शैवालों के विनाश का कारक है। तीसरा कह रहा है कि यह जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। तो मृदा में वहित फास्फोरस का अधिक जलीय तंत्र को प्रदूषित कर देता है और परिणाम स्वरूप जलीय पारितंत्र में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। और जलीय पारितंत्र में पोषक तत्वों की अधिकता जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है और जिससे विषैले शैवाल भी जलाशयों में पनपने लगते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला ठीक है, दूसरा आप देखेंगे गलत है, तीसरा आपका ठीक है। और इस तरह की देखिए आजकल जिस तरह का सिविल सर्विस अपना पैटर्न रख रहा है ना क्वेश्चंस का, इनके लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे तो आप लोग आसानी से क्वेश्चंस के आंसर देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रखिए आप लोग। तो इसमें आप देखेंगे 1 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है, दूसरा केवल गलत है। सही आपसे पूछा है तो 1, 3 यानी कि सी ऑप्शन आपका कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। इसमें आप लोगों ने क्या लगाया? सी ऑप्शन लगा दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस की उपलब्धता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान करना है। उसमें से देख रहे हैं, फास्फोरस की उपलब्धता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। आपको इनमें से गलत कथन चुनना है। फास्फोरस सामान्य रूप से चट्टानों में फॉस्फेट आयन के रूप में विद्यमान रहता है। बी कह रहा है कि सामान्यतः मिट्टियों में ही फास्फोरस की अधिकांश मात्रा संचित रहती है। सी कह रहा है कि फास्फोरस का अल्पांश ही वायुमंडल में प्रवेश करता है। उपयुक्त सभी सही नहीं है। तो आप देखते हैं कि अधिकांशतः फास्फोरस फास्फेट आयन के रूप में पृथ्वी की चट्टानों में अथवा निक्षेपों के रूप में समुद्र के तल छटों में पाया जाता है। पहला आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है। और मिट्टी में फास्फोरस की बहुत कम मात्रा संचित रहती है। मृदा घोल में फास्फोरस आर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। इसमें दूसरा गलत है, यानी कि बी ऑप्शन गलत है। और आप देखें कि फास्फोरस का वायुमंडल में प्रवेश काफ़ी कम हो जाता है और पौधे मृदा से फास्फोरस अवशोषित कर कार्बनिक अवयवों में संयोजित करते हैं और फॉस्फेटी कारक जीवाणु अपरद से कार्बनिक फास्फोरेट को बदलकर फॉस्फेट आयन की पूर्ति बनाए रखता है और उच्च स्तरीय पौधे कवक मूल की उपस्थिति में तीव्रता से फास्फोरस का अवशोषण करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तीसरा सी भी ठीक है, लेकिन इसमें आप देखिए गलत पहचान करना था आपको। तो बी गलत है ना, तो बी आप लोग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी आप लोग लगा देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चंस क्या मांग कर रहा है उसके हिसाब को ध्यान में रखा करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। और 2 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी में से दोनों में से सही कथन चुनना है। वर्षा द्वारा फास्फोरस का वायुमंडलीय निवेश नाइट्रोजन निवेश की तुलना में अधिक होता है। दूसरा आपसे कह रहे हैं कि फास्फोरस अम्लीय तथा क्षारीय मृदाओं में तीव्र गति से अवशोषित होता है। तो वर्षा द्वारा फास्फोरस का वायुमंडलीय निवेश नाइट्रोजन की अपेक्षा कम होता है। तो आप देखिए पहला तो गलत हो गया। और आप देखेंगे कि साथ ही फास्फोरस का जीवाणुओं तथा पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय नगण्य होता है और फास्फोरस खनिजों के अपरदन के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में निवेश करता है। फास्फोरस अम्लीय तथा क्षारीय मृदा में तीव्र अवशोषण की यौगिकीकरण क्षमता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण पौधों के लिए फास्फोरस की उपलब्धता एकाएक कम हो जाती है। तो दूसरा आपका ठीक है। इसमें पहला गलत है, दूसरा ठीक है, यानी कि आप सही पूछ रहा है तो बी ऑप्शन लगा दोगे। इसमें केवल 2 ठीक है। क्या है? केवल 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। इन दोनों में से आपको यहां भी सही कथन का चुनाव करना है। आपका पहला कथन कह रहा है कि एस्केरिकिया तथा प्रोटीयस जैसे जीवाणु मृत जैविक पदार्थ से सल्फर के विघटन हेतु उत्तरदायी हैं। दूसरा कह रहे हैं कि डिसल्फेबिवियो नामक सल्फेट अपचायी जीवाणु के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड बनते हैं। इन दोनों में से क्या करना है? सही चुनना है। जीवधारियों के शरीर में मौजूद सल्फर उनके द्वारा किए गए उत्सर्जन तथा मृत जैविक पदार्थों के विघटन से पुनः मृदा में, तालाबों में, झीलों में एवं समुद्रों की तली में पहुंच जाता है। यह क्रिया वायवीय दशाओं में एस्परजिलस और तथा न्यूरोस्पुआ जैसे कवकों द्वारा और अवायवीय दशाओं में एस्केरिकिया तथा प्रोटियस जैसे जीवाणु द्वारा होती है। पहला बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है? बिल्कुल ठीक है।
अवायवीय मृदा तथा अवसादों में डिस डिस डिसल्फेवियो नामक सल्फेट अपचायी जीवाणु के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड बनते हैं। दूसरा ठीक है, इसमें क्या है, दूसरा भी ठीक है। विगे विगे विगेटोवा की स्पेसीज ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड को तत्र रूप में सल्फर में बदल देती है, जबकि थियोबैसिलस की कुछ स्पेसीज हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीकृत कर सल्फेट में बदल देती है। इसके अलावा हरे और बैगनी सल्फर प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया भी हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड को तत्व रूप में सल्फर में ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और सही पूछा है आपसे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एक दो दोनों सही हैं आपके। क्या लगाओगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक सल्फर चक्र को प्रभावित करता है? सल्फर चक्र को प्रभावित करता है। कोयले और तेल का जलना, सल्फर युक्त पेट्रोल का शोधन, तांबा सीसा जस्ता जैसी धातुओं का निष्कर्षण। नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। कोयले और तेल के दहन से सल्फर विमुक्त होता है। इसके अतिरिक्त सल्फर युक्त पेट्रोल के शोधन और तांबा सीसा तथा जस्ता के निष्कर्षण हेतु धातु गलाने पर उत्पन्न होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम से भी सल्फर चक्र प्रभावित होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका डी होगा। क्या होगा? तीनों बिल्कुल ठीक हैं आपके, तीनों बिल्कुल ठीक हैं आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और नीचे आपके चार कथन दिए गए। क्या? चार कथन दिए गए। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है, यानी कि इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। वायुमंडलीय सल्फर के स्रोत हाइड्रोजन सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड हैं। दूसरा कह रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखी H2S और SO2 का मुख्य स्रोत है। तीसरा कह रहा है कि H2S दलदली तलों में कार्बनिक पदार्थों के वायवीय अपघटन का परिणाम है। और चार कह रहा है H2S एक ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में सल्फर के स्रोत H2S और SO2 दोनों सक्रिय ज्वालामुखी से निकलते हैं। आप देखें पहला दूसरा तो बिल्कुल ठीक हो गया इसमें। और H2S दलदल और ज्वारीय तलों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में वायवीय नहीं अपितु अवायवीय अपघटन ऑक्सीजन के बिना अपघटन से निकलते हैं। तो आप देखिए तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के रूप में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन है। H2S एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो चार भी गलत हो जाएगा। तो एक दो सही है और तीन चार गलत है। लेकिन आप देखते हैं कि इसमें सही आप लोगों से पूछा है, तो क्या लगाओगे? एक भी सही है, दो भी सही है, एक दो सही है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ए ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे 5 कथन दिए गए हैं। और उपयुक्त कारकों में से कौन से कारक प्रत्यक्ष वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं? क्या है? उत्तरदायी हैं। तो इसमें आपका पहला कथन क्या कह रहा है? पहला आपसे कह रहा है कि कार्बन चक्र से अधिक मात्रा में कार्बन विलुप्त होगा। दूसरा कह रहा है कि समुद्र में कार्बन स्टोरेज सिंक की मात्रा में वृद्धि। 3 कह रहा है समुद्री जल का अधिक मात्रा में गर्म होना। 4 कह रहा है समुद्र में कार्बन स्टोरेज सिंक की मात्रा में कमी। और 5 आपसे क्या कह रहा है? 5 कह रहा है समुद्र जल का अत्यधिक ठंडा होना। तो कार्बन चक्र कार्बन की अनुकूल मात्रा को सुनिश्चित करता है, जिससे वातावरण में जीवन के लिए अपेक्षित तापमान बना रहता है। यदि कार्बन चक्र से कार्बन की अधिक मात्रा विलुप्त हो जाए तो वायुमंडल का तापमान बहुत कम हो जाता है। इसके विपरीत कार्बन की वृद्धि तापमान में वृद्धि करेगी। तो पहला तो गलत होगा। फिर आप देखेंगे कि कुछ समुद्री पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन स्टोरेज सिंक के रूप में समुद्र में ही मौजूद रहती है और इससे वायुमंडल में CO2 की सांद्रता घटती है। दूसरा भी गलत है। ठीक इसके विपरीत आप देखिए प्रक्रिया कथन 4 के संदर्भ में होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि कथन 4 सही है। 3 और 4 तो आपके बिल्कुल सही है। और ज्यों ज्यों समुद्री जल के तापमान में वृद्धि होती है उसकी कार्बन अवशोषण की क्षमता घटती जाती है। इस तरह आप देखिए समुद्री जल का गर्म होना वायुमंडल में कार्बन की मात्रा में वृद्धि करेगा। तो 3 4 सही है इसमें और ये आप 5 भी गलत है। क्या है? गलत है। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया होगा? 3 और 4 केवल सही है। इसमें 3 4 सही है। 3 4 किस में है? डी में है। देखिए केवल 3 और 4 सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने।
ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? विचार करिए। और 4 कथन दिए गए, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर आप देखिए सही उत्तर आपको चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। पहला कथन आपसे कह रहा है, ये कह रहा है कि गर्म समुद्री जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि ठंडे मृदु पेय कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकते हैं। 3 कह रहा है कि ठंडा समुद्री जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है। 4 कह रहा है कि गर्म मृदु पेय कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकते हैं। तो बताइए इनमें क्या सही होगा? समुद्र का तापमान बढ़ने से समुद्र की कार्बन डाइऑक्साइड धारण करने की क्षमता घट जाती है और इस तरह गर्म समुद्र जल कार्बन की अधिक मात्रा को अवशोषित नहीं करता है। आप देख रहे हैं कि पहला इसमें गलत है। दूसरा और इसी प्रकार ठंडे मृदु पेय में गर्म मृदु पेय की अपेक्षा अधिक कार्बन को धारित करने की क्षमता होती है। दूसरा ठीक है, तीसरा भी ठीक है, लेकिन 4 गलत है इसमें। 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है इसमें, यानी कि आपका 2 3 सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका कैसा होगा? बिल्कुल ठीक होगा। इसमें सी ऑप्शन कैसा होगा? बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कारकों में से कौन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है, याद रखिए। और इसमें आप देखते हैं कि श्वसन, अपघटन, दहन, मानवीय गतिविधियां। तो श्वसन की क्रिया के अंतर्गत आप देखिए सभी जीवधारी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में छोड़ते हैं और श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। और आप देखिए पौधों द्वारा कुल संश्लेषित या जंतुओं द्वारा कुल स्वांगीकृत, जिसे भोजन का उपापचयन नहीं किया जाता है, अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होते हैं। और अंततः जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो इसे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, जैसे वायुमंडल में CO2 विमोचित होती है। जैव भारों के जलने पर आप देखिए वायुमंडल में CO2 का विमोचन होता है। और विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां, उद्योग, मोटर वाहन, जीवाश्म ईंधन के उपयोग वायुमंडल की CO2 के उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी हैं, जो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के भी कारक होते हैं। तो इसमें से आप देखेंगे कौन? इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि इनमें से डी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। इसमें क्या लगाओगे? डी लगा दोगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? विचार कीजिए। और 3 कथन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसमें से आप नीचे दिए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। इसमें से पहला कह रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल राशि चक्रित होती रहती है। और दूसरा कह रहा है कि सौर विकिरण जल चक्र के मुख्य चालक बल हैं। तीसरा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण जल चक्र को प्रभावित नहीं करता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 95% रासायनिक रूप से चट्टानों में विद्यमान, जो चक्रित नहीं होता है। पहला आप देखें गलत हो जाता है। और सौर विकिरण के साथ गुरुत्वाकर्षण जल चक्र के मुख्य चालक बल हैं। इस तरह स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण भी जल चक्र को प्रभावित करता है। दूसरा इसमें आप देखेंगे कि सही है, लेकिन तीसरा आप देखते हैं कि इसमें गलत है। तो इसमें आप देखिए केवल दूसरा सही है और सही आपसे पूछा है, तो आप लोगों ने क्या लगाया होगा? इसमें केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे छोटी छोटी क्लासें रहती हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और आपके कोई भी सवाल रहते हैं, मेरे लिए सुझाव रहता है, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग बस मेहनत करते रहिए, ठीक है।